Assalamu alaikum everybody. So this is our second lecture of a topic called subject verb agreement. हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर कुछ रूल्स पढ़े थे और आज की क्लास में इसको वहीं से कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने पहले थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, ब्रिजिंग एक्टिविटी करते हैं, उसके बाद फिर आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर ये बात पढ़ी थी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रेफर्स टू द फैक्ट दैट सब्जेक्ट एंड वर्ब्स इन अ सेंटेंस मस्ट अग्री इन अ नंबर। मतलब भाई आम सी बात ये थी, सिंपल वर्ड्स के अंदर अगर मैं बोलूँ तो ये था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारे पास प्लूरल भी सिंगुलर होना चाहिए, और अगर सब्जेक्ट और अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। ठीक है, मतलब मिसाल के तौर पर अगर ये दे आर लिखा हुआ है तो भाई मैंने दे इज़ नहीं लिखा, वजह होगी इसकी कोई। अगर ये ही हैज़ लिखा हुआ है, ही हैव नहीं लिखा, तो देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। मैंने आई टेक लिखा है और आई टेक्स नहीं लिखा, तो इसके पीछे ग्रामर के रूल्स हैं। ठीक है, इसके बाद मतलब कहने को बड़ा इंतहाई आसान सा टॉपिक था, लेकिन इसके अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी जिसको हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। देखिए, पहला पहला टाइप ऑफ एरर था कि सब्जेक्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ब। अगर एक किसी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज आ जाए, जैसे स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, सेवरल थ्योरीज ऑन द सब्जेक्ट, अनलाइक मैनी अदर्स, अगर ऐसा कुछ आ जाए तो जो असल चीज़ होती है ना, मतलब जो ये सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंगली हमने वर्ब इस्तेमाल करना होता है। इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली हमने अपना वर्ब इस्तेमाल करना होता है। बीच में प्रेपोजिशनल फ्रेज के आ जाने से सेंटेंस की या सब्जेक्ट की सेहत के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हम लोगों ने पहला रूल पढ़ा था उसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट रूल था कि द फॉलोइंग फ्रेजेस हैव नो इफेक्ट ऑन द वर्ब। अगर आपके सब्जेक्ट के बाद इन 5 में से कोई एक वर्ड आ जाए, टुगेदर विद या कंपेन्ड बाय, along with, in addition to, as well as, so it may sound plural but in fact they are not plural. They does not make any difference in the health of a subject अगर subject singular है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है Jake along with his friends, आई डोंट केयर यहाँ पे प्लूरल है और along with लिखा हुआ है, Jake सिंगुलर है तो Jake ही रहेगा, और इसी वजह से Jake के बाद मैंने यहाँ पे इसको डायरेक्ट कनेक्ट किया, तो ये इस से ही कनेक्ट हुआ है। तरीके से अगर लास्ट एग्जांपल देखें, लिविंग एक्सपेंसेस प्लूरल है, लिविंग एक्सपेंसेस इन दिस रीजन एज वेल एज अदर पार्ट्स। ठीक है, एक तो देखो प्रेपोजिशनल फ्रेज भी आ गया इसके अंदर, दूसरा एरर क्या है कि इसके अंदर एज वेल एज करके भी बात है, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग डायरेक्ट जो है ना वो अपने वर्ब को फोकस करेंगे, और यहाँ पे देखो आर यूज हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकेंड रूल था। फिर हम लोगों ने थर्ड रूल ये पढ़ा था कि ये जो 13 वर्ड्स हैं ना कुल मिला के, ये 13 वर्ड्स जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, ये प्लूरल नहीं होते। एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, समबडी, समवन, समथिंग, नोबडी, नो वन, नथिंग, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग और ईच। तो ये तमाम वर्ड जो है वो हमेशा सिंगुलर ही एक्ट करेंगे, इनकी वजह से हम लोग वर्ब को प्लूरल कंसीडर नहीं करेंगे। अच्छा, इसके बाद एक ये एरर था ईदर और नीदर का। इसके अंदर आम मतलब आसान अल्फाज में अगर बात करूं तो देखें, दो सब्जेक्ट होते हैं इसके अंदर। एक नाउन हमारे पास ये होता है जो कि ईदर या नीदर के बाद होता है, और एक नाउन हमारे पास ये होता है, ठीक है, जो कि और या नॉर के बाद होता है। तो भाई हम लोग जो ये वाला नाउन है ना, इसको कंसीडर नहीं करेंगे ऐसे किसी भी सेंटेंस के अंदर। हमेशा हम लोग इस सेकेंडरी नाउन जो है ना वो उसको कंसीडर किया जाएगा अगर ये चीज़ प्लोरल है। जैसे यहाँ पे अगर ये प्लोरल नाउन है तो हमारे पास वर्ब भी प्लोरल होगा, अगर ये चीज़ सिंगुलर नाउन है तो हमारे पास वर्ब भी सिंगुलर होगा। ये हमने रूल नंबर 4 पढ़ा था। इसके बाद फिर हमारे पास रूल नंबर 5 था कि जेरेंट्स जो होते हैं वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। जेरेंट मैंने लास्ट टाइम डिफाइन किए थे, द नॉन प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ आईएनजी। बेसिकली दे आर नाउन्स, और इसके अंदर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होते। तो जैसे ये लिखा हुआ है डाइटिंग, डाइटिंग इज़ वेरी पॉपुलर टुडे, रनिंग इज़ बेनिफिशियल, राइटिंग मैनी लेटर्स मेक्स हैप्पी। तो ये हमेशा जो है वो सिंगुलर ही ट्रीट किया जाएगा इनको। अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। नहीं, रूल नंबर 6, कलेक्टिव नाउन्स।
कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन्स इंडिकेट सेवरल पीपल और एनिमल्स विच आर सिंगुलर। मतलब मैं मिसाल के तौर पर अगर आप लोगों के सामने बात करूं पाकिस्तान आर्मी की, तो पाकिस्तान आर्मी इज़ अ कलेक्टिव नाउन। पाकिस्तान आर्मी किसी एक बंदे का नाम नहीं है, इट इज़ सेवरल पीपल, अराउंड आई डोंट नो 6 लाख 7 लाख पीपल, बट पाकिस्तान आर्मी हमेशा सिंगुलर ही ट्रीट की जाएगी सेंटेंस के अंदर, बिकॉज दैट्स अ सिंगुलर एंटिटी। बंदा एक नहीं है, लेकिन ये कलेक्टिव नाउन है तो उसको सिंगल ट्रीट किया जाएगा। मतलब हम लोगों ने ये वर्ड सुना ना, पाकिस्तान आर्मी इज वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज इन द वर्ल्ड, बेस्ट आर्मीज ऑफ द वर्ल्ड, या पाकिस्तान आर्मी इज ऑपरेटिंग दिस फंक्शन। तो ये जो वर्ड्स है ना, ये हम सारे कलेक्टिव नाउन्स है। मतलब कांग्रेस, family, group, committee, class, organization, team, army, club, crowd. The following nouns are used to indicate groups of certain animals. अच्छा, इसी तरीके से flock of birds या flock of sheep, school of fish, herd of cattle, pride of lions. स्कूल ऑफ फिश से मुराद ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे खुदा न खास्ता मछलियाँ जाके पड़ती हैं। स्कूल ऑफ फिश से मुराद ये कि वो जो आपने देखा होगा मछलियाँ एक बहुत बड़ा झुंड बना कर चल रही होती हैं, तो उसको स्कूल ऑफ फिश कहा जाता है, एंड दैट इज ऑल्सो सिंगुलर। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन से परेशान नहीं होइएगा, कलेक्टिव नाउन्स हमेशा सिंगुलर ही ट्रीट किए जाते हैं। इसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि अक्सर कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है कि भाई अ नंबर ऑफ या अ नंबर ऑफ के बाद जो वर्ड आता है वो सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है। अ नंबर ऑफ पीपल और अ नंबर ऑफ पर्सन, मतलब इस चीज़ के ऊपर जो है ना वो बाज़ दफ़ा कन्फ्यूजन हो जाती है। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अगर सेंटेंस के अंदर लिखा हुआ है अ नंबर ऑफ, अगर सेंटेंस के अंदर लिखा हुआ है अ नंबर ऑफ, तो ये वाली बात जो ना आगे जो वर्ब है वो हमेशा प्लूरल होगा। और अगर सेंटेंस के अंदर लिखा हुआ है द नंबर ऑफ, तो हमारे पास जो वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर होगा। ठीक है, द नंबर ऑफ लिखा हुआ है तो हमारे पास वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। मिसाल के तौर पे देखें, सेंटेंस लिखा हुआ है द नंबर ऑफ पीपल लाइंड अप फॉर टिकट्स वाज वर 400। तो चूंकि यहाँ पे द नंबर लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ पीपल लाइंड अप फॉर टिकट्स, तो इसलिए इसको हम लोग वॉज कोट करेंगे। द नंबर ऑफ पीपल लाइंड अप फॉर टिकट्स वॉज 400। इस तरीके से लिखा हुआ है देयर इज और आर अ नंबर ऑफ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स इन द बुलेटिन। अब देखो यहाँ पे अ नंबर ऑफ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स लिखा हुआ है, तो अगर आ नंबर आया तो हमने बात करी कि भाई प्लूरल वर्ब होगा, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब क्या है, इज और आर। यहाँ पे प्लूरल वर्ब हमेशा इस सेंटेंस के अंदर आ रहा है, तो हमारा आंसर होगा देयर आर अ नंबर ऑफ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स इन द बुलेटिन। ठीक है, इसको याद रखिएगा, अ नंबर ऑफ है तो प्लूरल है और द नंबर ऑफ है तो सिंगुलर है। इसके बाद हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जिनको हमें जहन में रखना होगा। Some nouns which are always plural. The following nouns are always considered plural. In order to speak of them as singular, one must say a pair of. मिसाल के तौर पे scissors वर्ड अगर मैं बोलूँगा तो भाई वो प्लूरल ही है, no matter what. Shorts, pants, jeans, tongues, tweezers, pliers, eyeglasses और trousers. अब अगर इनका सिंगुलर बनाना है ना, तो इससे पहले पेयर लगाना पड़ेगा। मतलब अ पेयर ऑफ सीजर्स इज लॉस्ट, उस टाइम वो सिंगुलर बनेगा, अदरवाइज द वर्ड सीजर इज प्लूरल। ठीक है, इसी तरीके से बाकी भी तमाम वर्ड्स हैं। ये बेसिकली लिस्ट है, इसको आप लोगों ने जहन में रखना होगा। इसके अंदर दो चार चीज़ें और भी हैं, वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर कर लूँगा। अच्छा, ये टोटल जो है ना वो हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर रूल्स हैं। इसके नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी हम लोगों ने टोटल 8 रूल पढ़े, 8 के 8 बिल्कुल अलग थे, तो हमें आसानी से समझ में आ गए। लेकिन फॉर एग्जांपल इफ देयर इज एन एक्सरसाइज इन विच देयर आर 20 सेंटेंसेस एंड ऑल दीज 8 एरर्स आर जगल्ड अप इन इट, तो इट वुड बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू आइडेंटिफाई कि इसके अंदर कौन सा एरर यूज़ हुआ है। ठीक है, तो आप इसके नोट्स लाजमी बना लें, और नोट्स बनाने के बाद उसकी जनरल प्रैक्टिस करें। मैं आप लोगों से प्रैक्टिस शीट शेयर कर लूँगा। ठीक है, इसके अलावा और इसके अंदर ज़्यादा कुछ चीज़ नहीं है। एक आध और एरर
जिसको अलग से रूल नंबर 9 बना के पढ़ाया जा सकता था। उसके अंदर एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं व्हेन वर्ब इज प्लेस्ड बिफोर अ सब्जेक्ट। नॉर्मली होता ये है, उसूलन होता ये है कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट जो होता है ना वो पहले होता है और हेल्पिंग वर्ब बाद में होता है, ठीक है। बट देयर आर सम केसेस इन विच वी यूज वर्ब फर्स्ट एंड सब्जेक्ट आफ्टरवर्ड्स। मिसाल के तौर पर मैं बोल रहा हूँ कि ही इज़ अ बॉय, तो ही सब्जेक्ट है, इज़ यहाँ पे वर्ब है, तो इस बाद में यूज़ हुआ है ना। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर वर्ब पहले आ जाता है और सब्जेक्ट बाद में हो जाता है, और वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी नहीं होते। मिसाल के तौर पे आप लोगों में से अगर किसी को याद हो, फर्स्ट ईयर का एक चैप्टर था इंग्लिश का, उसके अंदर ये सेंटेंस था कि व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड केम द टाइम ऑफ सेटलमेंट। केम द टाइम ऑफ सेटलमेंट, देखिए केम का वर्ड वर्ब है लेकिन यहाँ पे आ पहले रहा है, ठीक है। तो उसको एक और रूल बना के पढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसूल उसका यही हुआ कि भाई अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। अगर मुझे लगेगा कि इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन है तो उसको अलग से भी पढ़ लेंगे। बाकी मेरा ख्याल ये है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर इसके अलावा और कुछ नहीं है। हम लोगों ने टोटल 8 रूल्स पढ़े हैं। इसकी वर्कशीट्स देख लें, सवालात को सॉल्व कर लें, और कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मुझसे डिस्कस कर लें। थैंक यू सो वेरी मच।